नरेंद्र मोदी की पार्टी नवीन रास्ते पर निकल पड़ी है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नए अध्यक्ष को कुर्सी पर बिठा दिया है। पीठ थपथपाकर उनको फ्री हैंड दे दिया है। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी, हम सभी के अध्यक्ष हैं। मोदी की पार्टी अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगी। पॉलिटिकल पिच पर बीजेपी अब ऑफेंसिव मोड में खेलेगी। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। नरेंद्र मोदी ने जेन जी को ध्यान में रखा है। बीजेपी को पहली बार 45 साल का अध्यक्ष मिला है। 46 साल की पार्टी और 45 साल के अध्यक्ष। नितिन नवीन बीजेपी के पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका जन्म बीजेपी गठन के बाद हुआ है। नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। बीजेपी हेडक्वार्टर से नरेंद्र मोदी ने पूरी पार्टी को, पूरे देश को बता दिया है, संगठन का नेतृत्व अब नितिन नवीन के हाथ में है और उन्हें ही रिपोर्ट करना है। मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था। मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे। न्यू जनरेशन पॉलिटिक्स के लिए नरेंद्र मोदी ने न्यू टास्क फोर्स बनाई है। मोदी के पास आज 20 मुख्यमंत्री हैं। मई में 23 मुख्यमंत्री बनाने हैं। उनका एक एक शब्द हमारे लिए आगे की दिशा होगी। उनका मार्गदर्शन हमारी अमूल्य पूंजी होगी। जरा याद करके देखिए, कुर्सी का इतना स्मूथ ट्रांजिशन किसी भी दूसरी पार्टी में देखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नितिन नवीन को कुर्सी पर बिठाया। 46 साल की बीजेपी को 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जहां 79 साल से एक ही परिवार का कब्जा है। एक तरफ प्रधानमंत्री भी पार्टी के नए अध्यक्ष को अपना बॉस कहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गांधी परिवार को पार्टी हाईकमान बताते हैं। That is in the hands of High Command. That is in the hands of High Command. बीजेपी और कांग्रेस में ये बुनियादी फर्क है जो आज पूरे देश ने देखा और नरेंद्र मोदी ने इसे लाउड स्पीकर लगाकर पूरे देश को बता दिया। बीजेपी एक संस्कार है। बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। अटल बिहारी वाजपेयी 1968 में 44 साल की उम्र में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी 1973 में 46 साल की उम्र में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। नितिन नवीन 2026 में 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वाजपेयी और आडवाणी का युग अलग था, ये युग अलग है।
तब जनसंघ में सीनियर लीडरशिप की कमी थी, आज बीजेपी में सीनियर लीडरशिप की भरमार है। तो फिर संस्कार, परिवार और विरासत वाली पार्टी को यंग मिलेनियल कैप्टन क्यों मिला है? क्योंकि बीजेपी के लिए 2026 की पिच बड़ी टफ है और 27 में भी बड़े बड़े सियासी मैच हैं। ये मैच जीतने के लिए कैप्टन यंग होना चाहिए, टीम भी यंग होनी चाहिए। नितिन नवीन की कैप्टेंसी में बीजेपी को इस साल बंगाल का मैच बांग्ला पिच पर ममता बनर्जी की टीम से खेलना है, तमिलनाडु का मैच द्रविड़ियन पॉलिटिक्स की पिच पर स्टालिन की टीम से खेलना है, केरल में जहां एलडीएफ यूडीएफ की फाइट चलती रहती है वहां बीजेपी को अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी है। अगले साल यानी 2027 में भी इससे हाई प्रोफाइल मैचेस हैं। 27 में उत्तर प्रदेश का मैच होगा जहां पावर रिटेन करना 29 के लिए बहुत जरूरी है। 27 में ही पंजाब का मैच होगा जहां बीजेपी अभी तक अच्छे से पैर नहीं जमा पाई है। 27 के अंत में गुजरात का भी टेस्ट होगा जहां नरेंद्र मोदी को फिर से भगवा वर्चस्व साबित करना है। अगले 2 साल में असम, पुदुचेरी, गोवा, मणिपुर और हिमाचल के भी चुनाव हो जाएंगे, यानी कुल 11 मैच हैं जिनमें बीजेपी को 80-90% का स्ट्राइक रेट चाहिए। मोदी को मालूम है कि सही स्ट्राइक रेट के लिए सही ट्रैक पर रहना बहुत जरूरी है। मोदी के सामने कांग्रेस का लाइव एग्जाम्पल है। बीजेपी 1984 में जब पहला चुनाव लड़ी थी तो उसे केवल 2 सीटें मिली थी। 84 के चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटें मिली थीं और करीब 50% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस पिछले 3 लोकसभा चुनाव से 100 सीटों के लिए तरस गई है। 2014 में कांग्रेस को लोकसभा की 44 सीटें मिली थीं, 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली और 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली। राहुल गांधी अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में तेजस्वी यादव को हरवा कर आए हैं और अब यूपी में अखिलेश यादव को हरवाने की तैयारियों में जुट गए हैं। रायबरेली में पोस्टर लगे हैं, 27 में यूपी में अखिलेश और 29 में दिल्ली में राहुल। लेकिन राहुल गांधी रायबरेली में एकला चलो वाली बैलगाड़ी हाँक रहे हैं। कांग्रेस ने जगह जगह मनरेगा पंचायत शुरू की है और इसमें अखिलेश यादव की पार्टी को पूछा भी नहीं। राहुल मनरेगा और जी राम जी वाली लड़ाई में अखिलेश को ना तो साथ लेना चाहते हैं, ना कोई क्रेडिट देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी से लड़ने का सारा क्रेडिट राहुल खुद रखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते यार, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डालना चाहते हैं और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलने की नहीं है, अपमान किया है गांधी जी का, मगर वो उससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। महाराष्ट्र का उदाहरण सबके सामने है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना की जूनियर पार्टनर से सियासत शुरू की थी और आज वो सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक शासन किया, वो 4-5वें नंबर पर चली गई है। अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं। पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। मोदी के सामने सवाल पीछे का नहीं है, सवाल आगे का है। आगे 4 बड़े राज्यों के चुनाव हैं।
मोदी ने अमेरिका से एक एग्जाम्पल पिक किया और उसे बंगाल और असम के रण क्षेत्र में फिट कर दिया। मुद्दा है घुसपैठिया। अमेरिका के मिनियोपोलिस में सोमालिया के मुस्लिम घुसपैठियों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब अमेरिकी चर्च पर भी हमले करने लगे हैं। घुसपैठिए अपने खिलाफ सारी जांच रुकवाने का प्रेशर डाल रहे हैं। यहां तक कि आईसीई एजेंट्स को मिनेसोटा से बाहर करने की भी डिमांड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड, डेनमार्क और ईरान को धमका देते हैं, लेकिन घुसपैठियों पर उनका वश नहीं चल पा रहा है। नरेंद्र मोदी भारत में ऐसी किसी भी सूरत को आने ही नहीं देना चाहते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में पावर है, वो पावर का इस्तेमाल करके एक एक घुसपैठिए को निकाल सकते हैं। लेकिन मोदी इस लड़ाई को उससे कई स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इस लड़ाई को पॉलिटिकल पिच पर लड़ना चाहते हैं और इसमें पूरी पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को 2 टास्क दिए हैं। घुसपैठिया पर विरोधी पार्टियों को बेनकाब करना और अर्बन नक्सल के खिलाफ एग्रेसिव अप्रोच लाना। इन दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी अब अग्रेसिव मोड में आएगी। वो केवल डिफेंड नहीं करेगी बल्कि अटैक भी करेगी। अगर अब किसी ने मर्यादा की सीमा लांघी तो बीजेपी संगठन के स्तर पर उसका जवाब भी देगी। लोकल अर्बन नक्सल का जवाब लोकल लेवल पर, नेशनल अर्बन नक्सल का जवाब नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल अर्बन नक्सल का जवाब इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाएगा। एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं। भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। नरेंद्र मोदी की पावर क्या है, इसे बागुरम्बा दोहो डांस फेस्टिवल के इस वीडियो से समझिए। 4 दिन पहले तक दुनिया इस बोडो डांस के बारे में जानती तक नहीं थी। 17 जनवरी को नरेंद्र मोदी गुवाहाटी के बागुरम्बा दोहो डांस फेस्टिवल में शामिल हुए और इसका वीडियो शेयर किया।
मोदी के एक्स अकाउंट पर ही 41 मिलियन यानी 4 करोड़ 10 लाख लोग बागुरम्बा दोहो डांस को देख चुके हैं। मोदी के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल पर इसे 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग देख चुके हैं। गूगल पर बागुरम्बा सर्च पिछले 20 साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी ने 45 साल के नितिन नबीन को बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। 2 महीने पहले तक जिनको बिहार के बाहर कोई जानता नहीं था, उनको मोदी ने 18 करोड़ मेंबर्स वाली पार्टी का चीफ बना दिया। अब आगे नितिन नबीन को डिलीवर करना है। बीजेपी संगठन में ताजगी लाने और यूथ पावर को अट्रैक्ट करने का काम नितिन नबीन को करना है।